नमस्कार सर, मैं पूजा वर्मा फ़खरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की एमकॉम 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज मैं अपने लघु शोध की प्रस्तुति के लिए उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं अपनी अध्यापिका डॉक्टर राजश्री सक्सेना मैम व अध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर विशाल वर्मा सर को उनके अमूल्य सहयोग, निर्देशन व मार्गदर्शन के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने अध्यापक डॉक्टर शिशिर श्रीवास्तव सर का, अपने एचओडी डॉक्टर संतराम सर का और अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा सिंह मैम का भी उनके उचित सहयोग व पर्यवेक्षण के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने सहपाठी व माता पिता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि बिना उनके समर्थन के यह शोध पूरा कर पाना संभव नहीं था। मैं उन सभी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस लघु शोध को पूरा करने के लिए सहयोगी रहे हैं। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मेरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो इसको समझने के लिए मैं अपने प्रेजेंटेशन को 2 पार्ट में समझाना चाहूँगी, जिसमें पहले हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि शोध क्या है। तो शोध जो होता है वह 3 तत्वों को कवर करता है। नंबर 1, यह शोध क्यों आवश्यक है। तो इसमें हम कुछ पृष्ठभूमि या एक समस्या की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि यह शोध किस बारे में है, जिसमें हम अपने शीर्षक का विस्तार करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि यह शोध कैसे किया जाना है। इसमें जो भी इच्छित अनुसंधान विधियां हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। इसके बाद रिसर्च यानी शोध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या है और हमने कौन सी रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करी है। तो रिसर्च डिज़ाइन एक शोधकर्ता या रिसर्चर द्वारा अध्ययन करने के लिए चुनी गई अनुसंधान विधियाँ और तकनीकियों का ढांचा है। यह डिज़ाइन जो होता है वो शोधकर्ताओं के विषय वस्तु के लिए उपयुक्त अनुसंधान विधियों को बढ़ाने और सफलता के लिए उनके जो भी अध्ययन को है वो स्थापित करने की अनुमति देता है। इसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च डिज़ाइन आते हैं, जैसे वर्णनात्मक डिज़ाइन, सहसंबंधात्मक डिज़ाइन, केस स्टडी डिज़ाइन, तुलनात्मक डिज़ाइन, खोजपूर्ण डिज़ाइन एट्सेट्रा, जिसमें मैंने अपने शोध में खोजपूर्ण डिज़ाइन का यूज़ किया है, क्योंकि इस डिज़ाइन को चुनने का उद्देश्य कंपनी के उत्पादों को बढ़ावा देने के पूर्वानुमान के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करना था, जिससे लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है कि रिसर्च टूल्स कौन से यूज़ किए हैं। तो रिसर्च टूल क्या होते हैं। तो अनुसंधान उपकरण, सॉफ्टवेयर या कार्यप्रणाली जिनका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा विशिष्ट शोध प्रश्नों का उत्तर देने, विषयों की जानकारी करने, डेटा इकट्ठा करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा पुस्तकालय और सूचना संसाधन, ऑनलाइन डेटाबेस, सर्वेक्षण और प्रश्नावली उपकरण और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ और जो भी है सांख्यिकी विश्लेषण सॉफ्टवेयर, इन सभी का यूज़ किया जाता है। तो मैंने अपने शोध में विभिन्न प्रकार के रिसर्च टूल्स का यूज़ किया है, जैसे कि बुक्स का यूज़ किया है, ऑनलाइन डेटाबेस का यूज़ किया है और अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैंने MS वर्ड और MS एक्सेल का यूज़ किया है इस रिसर्च टूल्स के अंदर। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट बनता है कि रिसर्च मेथड कौन से यूज़ करें हैं। तो रिसर्च मेथड क्या होता है। तो अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक पद्धति का उपयोग व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में किया जाता है और डिज़ाइन और जो हैं वो परिकल्पनाओं या प्रश्नों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे शोधकर्ता संबोधित करना चाहता है। जैसे कि इसमें हम विभिन्न प्रकार के मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, केस स्टडी और तुलनात्मक शोध और माध्यमिक डेटाबेस डेटा विश्लेषण। तो मैंने अपने रिसर्च में, अपने शोध में माध्यमिक डेटा विश्लेषण यानी सेकेंडरी डेटा का यूज़ किया है और सेकेंडरी डेटा का यूज़ जो भी किया है वो उसमें आ जाएगा हमारा ऑनलाइन डेटाबेस है, मेरा कुछ बुक्स की हेल्प है। और इसके बाद हमारा आता है कि सैंपल सिलेक्शन। इसके बाद जो पॉइंट बनता है वो होता है सैंपल सिलेक्शन। तो सैंपल सिलेक्शन रिसर्च के उद्देश्यों
और चुनी गई पद्धति पर निर्भर करता है। यह जनसंख्या आकार पर, विश्वास स्तर या त्रुटिपूर्ण के मार्जिन पर, नमूना विधि पर, विश्लेषण के तरीके पर, बजट और संसाधन आदि पर आधारित होता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो बनता है कि सैंपल साइज सिलेक्शन क्या है। सैंपल साइज सिलेक्शन, तो सैंपल साइज सिलेक्शन के लिए कुछ दिशा निर्देश होते हैं जिन पर सैंपल साइज सिलेक्शन निर्भर करता है और उन्हीं के माध्यम से सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें आ जाता है उद्देश्य परिभाषित कर सकते हैं, और डेटा संग्रह, नमूना चयन, तुलना और विश्लेषण, गुणात्मक विश्लेषण, निष्कर्ष और सिफारिशें, फीडबैक, दस्तावेजीकरण और भविष्य का दायरा। तो मैंने अपने सैंपल साइज सिलेक्शन में इनमें से कई पॉइंट का यूज़ किया है, जिनमें से हमारा आता है डेटा संग्रह, नमूना चयन और भविष्य का दायरा अन्य। इसके बाद जो भी पॉइंट्स हैं इन सभी को देखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसमें हाइपोथेसिस कौन सी यूज़ करनी है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, किसी घटना की व्याख्या, सुझाव या विचार जो कि तर्क के लिए प्रस्तावित किए जाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इसमें जो भी सुझाव होते हैं वो दो तरह से होते हैं। कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग उसके विपक्ष में होते हैं। जैसे कि मैंने अपने शोध में ब्रांड इक्विटी परिकल्पना का यूज़ किया है। वैसे तो इसमें कई प्रकार की परिकल्पनाएं आती हैं ब्रांड मैनेजमेंट के अंतर्गत, जैसे कि ब्रांड वफादारी परिकल्पना, ब्रांड विभेदीकरण परिकल्पना, ब्रांड प्रतिष्ठा परिकल्पना। मैंने ब्रांड इक्विटी परिकल्पना का यूज़ किया है, जो कि लगभग 1980 में विपणन साहित्य में आया था। तो ब्रांड इक्विटी परिकल्पना में जैसे कि कुछ लोग का मानना है कि ब्रांड इक्विटी का संगठनों के वित्तीय प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि वहीं पर कुछ लोग का मानना है कि जो उच्च ब्रांड इक्विटी वाले संगठन होते हैं वो कम ब्रांड इक्विटी वाले संगठनों की तुलना में बेहतर वित्तीय प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं और अधिक लाभ अर्जित करते हैं। इसमें हमारा अगला और लास्ट पॉइंट बनता है कि रिसर्च में एथिक्स कौन कौन से यूज़ किए जाने चाहिए और कौन कौन से मैंने यूज़ किए हैं। तो रिसर्च एथिक्स में आ जाता है कि इसमें कुछ पॉइंट पे ध्यान देना होता है, जैसे कि पारदर्शिता और ईमानदारी, हितों से टकराव से सुरक्षा, निष्पक्ष व्यवहार, डेटा संग्रह में नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वैश्विक विचार पर ध्यान देना। अब रिसर्च के बाद मैं अपने टॉपिक के बारे में बात करूँगी। तो मेरा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ इफ़ेक्ट ऑफ ब्रांड मैनेजमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रांड क्या है। तो ब्रांड इज इक्वल्स टू मार्क ऑफ ऑनरशिप प्लस मार्क ऑफ क्वालिटी। अब हम समझेंगे ब्रांड मैनेजमेंट क्या है। तो ब्रांड मैनेजमेंट किसी खास उत्पाद को उत्पाद लाइन या ब्रांड में मार्केटिंग तकनीकियों का अनुप्रयोग करके उसको जो भी है सुधार करना, वो ब्रांड मैनेजमेंट कहलाता है। और इसकी शुरुआत लगभग 1984 में से ही की जा चुकी है और अब तक इस पर कई शोध किए जा चुके हैं। और इसमें कई प्रकार की विशेषताएं हमें मिलती हैं, जिनमें दो मुख्य जैसे कि मूर्त विशेषताएं, अमूर्त विशेषताएं। तो मूर्त विशेषताओं में ब्रांड में जब भी हम मूर्त विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें आ जाता है मूल्य, भौतिक उत्पाद, पैकेजिंग एट्सेट्रा। और जब अमूर्त विशेषताओं की बात करते हैं तो इसमें जैसे हम ब्रांड की बात करें तो ब्रांड स्थिति और ब्रांड छवि के साथ जो ग्राहक का अनुभव है वो हमें प्राप्त होता है। और इसमें एक गोल सेट किया जाता है। तो इसका गोल सबसे मुख्य इसका होता है कि किसी उत्पाद या उत्पाद के समूह को उस वस्तु उसके जैसे जो अन्य वस्तुएं हैं या उसके जैसे जो समान वस्तुएं हैं उनसे एक विस्तृत अलग पहचान उसे देना, जिससे कि उसके मूल्य में वृद्धि हो सके और जो भी है उचित लाभ कमाया जा सके। अब प्रश्न बनता है कि आपने यह टॉपिक क्यों लिया। तो तेज़ी से बदलती तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता ज्ञान व व्यवहार में बदलाव, जो कि ब्रांड प्रबंधन के प्रभाव को समझना एक रणनीतिक आवश्यकता बनता जा रहा है। और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कमाने के लिए इन दोनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चुना है, क्योंकि प्रभावी ब्रांड प्रबंधन
उपभोक्ता निष्ठा से लेकर वित्तीय लाभ तक के असंख्य लाभों के साथ संगठनात्मक सफलता में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाता है। अब हम सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जिस प्रॉब्लम को लेकर हम लोग यह शोध कर रहे हैं, यानी मैंने ये शोध किया है, तो प्रॉब्लम हमारा जो मैंने आइडेंटिफाई करी है वो है कि जो ब्रांड पहचान है उसको परिभाषित ना करना, यानी कि प्रतिस्पर्धा से अलग ना दिखाना अपने ब्रांड को, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और जबकि ब्रांड पहचान आपकी ब्रांड संचालन रणनीति का मूल होता है। यहाँ यह पहचानने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ आपको अलग, बेहतर और विशेष बनाती है। इसे आसानी से और लगातार अपने अनुयायियों को भी बताते रहें। इसका सलूशन ये है कि ब्रांड निष्ठा व जागरूकता के कारण उपभोक्ता एक सिद्ध और विश्वसनीय ब्रांड नाम वाला नया उत्पाद खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। तो ब्रांड प्रबंधन को गुरिल्ला मार्केटिंग जैसी मार्केटिंग रणनीति के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। गुरिल्ला मार्केटिंग वो होती है जिसमें जैसे कि 3D एडवर्टीज़मेंट का यूज़ करते हैं हम, और कभी कभी हम एज अ प्रोडक्ट उसको एक बड़े से साइज़ में दिखाकर उसका जो भी एडवर्टीज़मेंट करते हैं, और जिसमें ब्रांड सामाजिक समस्याओं व सुविधाओं को संबोधित करके अपने सामान व सेवाएं बेचते हैं। गुरिल्ला मार्केटिंग ब्रांड जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ बड़ी आबादी में यह विस्तार ब्रांडों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और जो इसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो इस ब्रांड मैनेजमेंट में जो भी इसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप हैं, वो बहुत आवश्यक हैं और वो निम्न हैं। जैसे ब्रांड मूल्यांकन, ग्राहक निष्ठा और प्रतिधारणा, वित्तीय प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, जोखिम प्रबंधन, डिजिटल एवं तकनीकी प्रभाव आदि। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशंस। तो कई लिमिटेशंस इसमें रही हैं, जैसे कि मैंने लिमिटेड एरिया का यूज़ किया है, लिमिटेड डेटा का एनालिसिस किया है, और लिमिटेड व्यक्तियों से मिलकर इसके बारे में जानकारी ली है। और इसमें लिमिटेशन यह है कि हमने कुछ ही रिसर्च टूल्स का यूज़ किया है, और कुछ ही सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है। फाइंडिंग्स ये रही हैं कि जो भी डेटा एनालिसिस किया है उसे विस्तार से समझा है, और पाया है कि जो भी पाया उसको हमने परसेंटेज में दिखाया है। और जो भी फाइंडिंग्स रही हैं उनसे यह पता चलता है कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया था उसके माध्यम से हम अपने व्यवसाय के जो भी ब्रांड प्रबंधन है उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनता है फ्यूचर स्कोप। तो संगठनात्मक सफलता पर ब्रांड प्रबंधन के भविष्य के दायरे का विश्लेषण करने में उभरते जो भी रुझान हैं, जो प्रौद्योगिकियां हैं, वो उपभोक्ताओं व्यवहार पर विचार करना शामिल होता है। जैसे डिजिटल परिवर्तन, डेटा और एनालिटिक्स, निजीकरण, वैश्विक विस्तार, ई-कॉमर्स ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा। हमारा जो आखिरी बिंदु या आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा यह बनता है कि इससे क्या कंक्लूज़न निकल के आता है। तो यह जो भी शोध किया है, कुल मिलाकर यह जो शोध परियोजना है वह दर्शाती है कि संगठन अपनी जो भी इनकी कमजोरियां या फिर जो भी खूबियां हैं उनको कैसे मानकीकृत करके अपने पोर्टफोलियो में मूल्य आधारित आइटम्स उत्पन्न करके बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति पर जोर देकर जो भी उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनको कैसे प्राप्त करते हैं और कैसे सफलता प्राप्त करते हैं। थैंक यू।